कुछ दिन पहले एनएमसी से 14 दिसंबर को एक अपडेट दिया था डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। और यहाँ जो अपडेट दिया था उनमें से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है और शॉर्ट नोट्स आप लोग के साथ आज शेयर करेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो दिया हुआ है सिलेबस में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कह दूँ कि जो पहला जो सिलेबस में था वो इंट्रोडक्शन अबाउट दिस एलिमेंट्स and then general introduction and then electronic configuration. Okay, electronic configuration and occurrence, and then general characteristics of this transition element and some trends, and then enthalpy, atomic radii, general properties of the transition elements and its enthalpy, atomic radii. Okay, and then oxidation state and its property, magnetic nature and color. ओके, एंड देन नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक्स्ट्रा था वो डिस्कस करेंगे, बट आज यही तक डिस्कस करेंगे। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट से पहला मैंने यहाँ कह दिया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है ये 3 से 12 तक ग्रुप होता है। इनका ग्रुप जो होता है 3 से 12 तक, और ये ज़्यादातर मेटालिक होता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एफ सेल रहता है उनमें से 4f और 5f एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर होता है। और नेक्स्ट यहाँ इनका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सीरीज़ होता है वो 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, यहाँ से 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ यहाँ से होता है। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस तरह ये जो है ये फर्स्ट सीरीज़ है, ये फर्स्ट सीरीज़, एंड देन ये जो था ये 3D। ओके, और नेक्स्ट यहाँ सेकेंड सीरीज़ में यहाँ 4D, और थर्ड सीरीज़ में यहाँ 5D, और फोर्थ सीरीज़ में यहाँ 6D। ओके, तो ये जो दो ग्रुप है यहाँ 5D और 6D ये ए ब्लॉक एलिमेंट के अंदर होगा। ओके, बट ये जो लेंथेनम और एक्टिनम है, लेंथेनम और एक्टिनम बाद होकर जितना एलिमेंट यहाँ होगा ये सारा डी ब्लॉक में होगा, और ये लेंथेनम और एक्टिनम ये ए ब्लॉक एलिमेंट होगा। ओके, नाउ इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि 4f में यहाँ कितने सीरियम से लुटेशियम रहेगा और यहाँ थोरियम से लोरेंशियम रहेगा। ओके, जैसे कि यहाँ सीरियम से अगर लुटेशियम तक देखेंगे तो हर एक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ 4f है, बट लेंथेनम में नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ सीरियम से लेकर लुटेशियम तक लिखा हुआ है 4f की जगह, और 5f की जगह थोरियम से लोरेंशियम को लिख रखा है। यहाँ अब देखेंगे कि ये जो सीरियम से लुटेशियम है ये लेंथेनाइट एलिमेंट्स और ये एक्टिनाइट एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ डिस्कस किया है, द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट्स 3 to 12 and which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods। जो 4 long periods एंड ये मैंने वो डिस्कस किया है कि 3D 4D ऐसा। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वो 4f 5f एफ ब्लॉक consist of elements in which 4f and 5f orbitals are progressively filled and they are placed in a separate panel at the bottom यानी नीचे of the periodic table। पीरियोडिक टेबल का नीचे जो दो जगह है वो जैसे कि यहाँ एफ ब्लॉक को एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स को एलिमेंट को वहाँ प्लेस्ड किया गया है। द नेम्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, द नेम्स ट्रांजिशन मेटल जो होता है ये डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इसलिए इनर ट्रांजिशन लिखा हुआ है। अब ये 4 सीरीज़ के अंदर यहाँ पहला 3D सीरीज़ में स्कैंडियम से जिंक, फिर 4D सीरीज़ में ATF से कैडमियम, एंड 5D सीरीज़ में एलिस से एंथ्रेन से यहाँ हॉफनियम एंड यहाँ मार्करी, और 6D सीरीज़ में एक्टिनियम से या 6D सीरीज़ में जो होता है एक्टिनियम होता है और
यहाँ तक जो 2 सीरीज जो एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर वो 4f और 5f ये कहता है लैंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है इसे। ओके, एंड नाउ ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ये ज़्यादा मेटल्स होता है, और यहाँ जो डी ऑर्बिटल होता है ये डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहता है। सिर्फ जिंक के अलावा स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक यहाँ सिर्फ डी सेल में जिंक का फील्ड होता है और ज़्यादातर यहाँ इनकम्प्लीट होता है। इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनकम्प्लीट डी सबसेल, और जिंक कैडमियम और एजी मार्करी नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल, इसे ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते इसलिए कि यहाँ D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और D10 कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट का वो होता है N1 N-1 D2 D1 to 10 एंड NS 1 to 2, यानी D10 सिर्फ जिंक कैडमियम और मार्करी का होगा, और जो अदर जो एलिमेंट होगा उनका D10 नहीं होगा। और ये चेंज हो सकता है क्योंकि ड्यू टू स्मॉल चेंज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स N-1D एंड NS। ये जो होता है ए ऑर्बिटल और ऑर्बिटल इन दोनों में से जो स्मॉल एनर्जी चेंज डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट और चेंज हो सकता है। अब लोग आगे देखेंगे कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब ये क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सेप्शन होता है, और ये हाफ फील्ड होता है मोर स्टेबल, जो कि हाफ फील्ड मोर स्टेबल देन फुल फील्ड। और यहाँ D5 D10, ये D5 D10 क्रोमियम का D5 और कॉपर का D10 होता है, ये हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड। और जिंक कैडमियम Ag का होता है N-1 D2 D10 एंड NS2। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि डी ऑर्बिटल्स जो होता है ये ज़्यादातर क्या होता है, प्रोट्रूड होता है टू द पेरीफेरी ऑफ एन एटम के परिधि के तरफ ये ज़्यादा प्रोट्रूड होता है, एंड मोर देन द अदर्स ऑर्बिटल्स लाइक एस, दैट इज S एंड P ऑर्बिटल्स एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, ये जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि यहाँ जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है वो D2D ट्रांजिशन होता है, इसलिए एक कलर होता है। ओके, ये कलरफुल होता है, ये जो एलिमेंट होता है वो कलरफुल होता है, और ये लिगेंड से बॉन्डिंग करता है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका जो कैरेक्टर होगा ये मेटल होगा, और एक्सेप्शन जो कि जिंक कैडमियम मार्करी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, यानी इनका रैंडमनेस और एंट्रोपी कहे जाते हैं। एंट्रोपी यानी रैंडमनेस इनका कम होगा क्योंकि ये ज़्यादातर वेरी हार्ड है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर डिस्कस करेंगे ये हाई होगा क्योंकि ये मेटालिक बॉन्ड करता है, मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा ये हार्ड होता है, और ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज़्यादा या क्या होगा, हार्ड होगा, और मेटालिक बॉन्ड भी कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये मैक्सिमम होता है इन D5 में क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। D5 ज़्यादा स्टेबल के होने के लिए यह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एक्सेप्ट मैंगनीज टू Tc यानी फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर जितना इंक्रीज होगा इनका क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएगा। एटॉमिक आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस में अगर डिस्कस करेंगे, ये जो होगा जो इनका चार्ज सेम अगर होगा, चार्ज अगर सेम होगा तो इनका जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस होगा वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस इन एटॉमिक साइज के रेस्पेक्ट में, बिकॉज ऑफ पोर शिल्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के पोर शिल्डिंग इफेक्ट के दौरान इनका जो ये जो साइज होगा ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे कि एटॉमिक लैंथनाइड कॉन्ट्रास्ट के कारण 4D और 5D इस एलिमेंट का जो साइज होता है वो ज़्यादातर इक्वल होता है। जैसे कि जार्कोनियम हॉफनियम में यहाँ 160 पिकोमीटर 159 पिकोमीटर, इस तरह नोवेनियम टेक्टेनियम और यहाँ
मोलिब्डेनम टंगस्टन का साइज इक्वल होता है। आयनेशन एंथैल्पी की जगह हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो इनका आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा अलोंग द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होगा या ये जो आयनेशन एंथैल्पी होगा वो उतना ही इंक्रीज होगा। और इनका अगर मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा इसलिए आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। और वेरिएशन ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी मच हायर एज एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस रैपिडली एंड आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ओनली स्लाइटली। तो हम लोग यहाँ डिस्कस जो आयनेशन एंथैल्पी होता है वो 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि 3 टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनेशन एंथैल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। और एट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के तरफ जितना एट्रैक्शन होगा उतना ही आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। और रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन के आपस में जितना रिपल्सन होगा। एक्सचेंज एनर्जी मतलब यहाँ ये मल्टीप्लिसिटी के द्वारा काउंट किया जाता है। और एक्सचेंज एनर्जी ये रिस्पॉन्सिबल करता है किसके ऊपर, फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट के ऊपर। एनर्जी स्टेट क्या होगा, यहाँ एक्सचेंज एनर्जी और टोटल नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, जितना क्या होगा पेयर होगा और इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि डी ऑर्बिटल में अगर D10 होगा तो यहाँ 5 पेयर्स होगा। तो इसलिए एक्सचेंज एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा स्पिन ऑफ नंबर्स या टोटल नंबर ऑफ पेयर्स के द्वारा, ये इक्वल होगा। और लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ये जितना लॉस होगा एक्सचेंज एनर्जी जितना लॉस होगा, इनका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो ये आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर आयनेशन enthalpy becomes more difficult. And here ionization enthalpy of manganese, first ionization enthalpy is lower than chromium Cr+1 because of here 3d5 and here 3d5 4s1। यहाँ जो है 4s1 के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए क्रोमियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो ज़्यादा होगा इनके पास सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ Fe+2 एंड Mn+2, इनमें से Mn+2 का एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि 3d5 ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लोअर स्टेबल देन Mn+2 और 3d5। ओके, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है, क्योंकि यहाँ D1 से लेकर D9 तक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और D अगर 10 होगा तो वो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में काउंट किया नहीं जाएगा, क्योंकि D9 तक अगर होगा यहाँ ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए D2 ट्रांजिशन ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंगनीज में +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे कि KMnO4 यहाँ ज़्यादा होगा, +7 होगा। ओके, जिंक Zn में क्या होगा, Zn सिर्फ ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और स्कैंडियम ओनली +3 दिखाता है। ये ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंक सिर्फ +2 होगा और स्कैंडियम +3 होगा। ड्यू टू इनकम्प्लीट, यहाँ जो होता है मैंगनीज में +2 से +7, ये क्यों होता है, क्यों ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ ए ऑर्बिटल्स, सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड यार यूनिक बिहेवियर, कुछ जो यूनिक बिहेवियर दिखाता है कॉपर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव होने के दौरान ये क्या करता है, ये जो डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता है, बाहर नहीं निकालता है। और ये सिर्फ ओनली HNO3 नाइट्रिक एसिड और हॉट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, जैसे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। और ओनली हाई एनर्जी ट्रांसफॉर्म, ये जो कॉपर से कॉपर+2 जो सॉलिड स्टेट से एक्वस मीडियम में जाते हैं, ये सिर्फ हाई एनर्जी के दौरान ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ये
नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी के द्वारा बैलेंस नहीं होता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव इन केस ऑफ मैंगनीज, निकेल और जिंक। जो कि यहाँ जो स्कैंडियम से जिंक होता है, स्कैंडियम से जिंक तक सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव होगा और बाकी सारा जो एलिमेंट है इनका नेगेटिव होगा। ओके, जैसे कि यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये कॉपर का पॉजिटिव होगा और बाकी सारा जो होगा वो नेगेटिव होगा, 0 से लेकर 1.5 तक, और ये 0 से लेकर 0.5 तक। तो हमने आज डिस्कस किया ट्रेंड इन द आज डिस्कस किया लास्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगला दिन हम लोग फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ मैंने हम लोग डिस्कस किया स्कैंडियम का +3 और जिंक का +2, मैंगनीज का +2 से +7, और ये बीच में रहा +2 हर किसी का होगा, 3 होगा, ओके, 4 भी होगा, 6 भी होगा, क्रोमियम का 6 भी होगा क्योंकि 3d5 4s1 होता है। और यहाँ हमने डिस्कस किया आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी में हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस किया है, जैसे कि बहुत यहाँ जो टर्म डिस्कस किया है पूरा लिखा हुआ है यहाँ एनसीईआरटी में। मैंने हर एक एनसीईआरटी का लाइन यहाँ कलेक्ट किया हुआ है। और ये जो ट्रेंड्स एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड्स हमने डिस्कस किया है, जैसे कि यहाँ हॉफनियम, जर्मेनियम, ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये क्या होता है, इनका इक्वल साइज होता है। जैसे कि यहाँ देख रखा है मैंने, जर्मेनियम, हॉफनियम, रुबिडियम, टाइटेनियम और मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये इक्वल साइज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पोस्ट करके देख सकते हैं कि मैंने अंडरलाइन क्या क्या किया है। इनमें ये जो होता है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा डी ब्लॉक एलिमेंट का। और ये यहाँ मैंने डिस्कस किया है इनका एनर्जी डिफरेंस। और फिर ये जो होता है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है उनका, जैसे कि जिंक, कैडमियम, Ag। और यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड एंड वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, पैरामिनेटिक बिहेवियर, ओके। और जो डायमैग्नेटिक होगा यहाँ D10, जैसे कि जिंक डायमैग्नेटिक होगा, कैडमियम, मरकरी ये डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ D10 है, ओके। और यहाँ इलेक्ट्रिक ये जो मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है, यानी करंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मोर टाइपिकली मेटालिक, ओके, इन नॉर्मल टेम्परेचर, बेसिकली जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज। एंड नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया है इनका वोलाटिलिटी, जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी का ये ज़्यादा हार्ड होता है और इनका एंट्रोपी रेंडमनेस कम होता है, जैसे कि यहाँ दे रखा है, ओके। आज यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, अगला वीडियो पाने के लिए ज़रूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर वीडियो को